हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मनोहर लाल एक क्लर्क थे। शादी के 8 साल बाद एक सुंदर कन्या ने लक्ष्मी रूप में उनके घर जन्म लिया। मनोहर लाल को उसी साल प्रमोशन मिल गया। वे एलडीसी से यूडीसी बन गए और वेतन आयोग लागू होने से धन लाभ भी भरपूर हो गया। सावित्री अपनी बेटी को संतोषी माता का प्रसाद मानती थी, जिसके लिए उसने 16 शुक्रवार नियम पूर्वक उपवास रखे थे और माता के दरबार में जाकर हाजिरी लगाई थी। बेटी की सूरत माता के चित्र में दिखते रूप समान सुंदर और मनमोहक थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम चित्रा रखा। मनोहर लाल बेटी को प्यार से हाथों पर उठाए रखते थे। 5 साल की हुई तो चित्रा को पढ़ाई के लिए स्कूल में भेजा गया, किंतु उसका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगा। वह तो बैठी बैठी शून्य में ताकती रहती या स्कूल के गार्डन में घास पर पड़ी ओस को अपने कोमल हाथों से छूने का प्रयास करती। उसे फूल पौधों को निहारने, तितलियों के पीछे भागने में मजा आता था। बारिश होती तो ओह छप छप करके खूब नहाती और बीमार पड़ जाती। स्कूल से शिकायत आती तो मनोहर लाल अभी बच्ची है कहकर टाल देते, किंतु उसकी रुचि या पसंद पर किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। माँ ने जैसे तैसे ट्यूशन के सहारे उसे 10वीं पास करवाया, लेकिन कॉलेज में पहुंचकर भी उसके व्यवहार में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। वो हमेशा अपने आप में ही खोई रहती। यदि माँ ने कभी घर के किसी काम के लिए उससे कह भी दिया तो वो अपनी किताबें समेट कर रखने लगती, अथवा घर का सामान इधर उधर होता तो वो उसे भी उसके सही स्थान पर रख देती। साफ सफाई और चीजों को करीने से सजाकर रखने में उसे बहुत आनंद आता था। वो अपनी किताबों पर खाकी कागज की जिल्द चढ़ाकर रखती और उन पर डिजाइनर चिट चिपकाकर अपना नाम लिखती। उसे तरतीब से रखी चीजें बहुत अच्छी लगती थी। उसे साफ कपड़े पहनना और अपने लंबे बालों को संवार कर रखना पसंद था। वह पहले स्कूल और बाद में कॉलेज भी अकेली ही जाती थी। बाजार के बीचों बीच सड़क पर चलते समय उसकी आंखें नीची ही रहती। उसके साथ से कौन गुजरा उसे पता ही नहीं चलता। वह अपनी धुन में ही चलती। हर्ष कुमार का बाजार के बीच में ज्वेलरी का बहुत बड़ा कारोबार था। चित्रा के कॉलेज आने जाने का वही एक रास्ता था। हर्ष कुमार ने पहली बार चित्रा को उधर से जाते देखा तो देखता ही रह गया। उसके बाद वह निश्चित समय पर अपने शोरूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता और उस समय तक चित्रा को देखते रहता जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो जाती। एक दिन घर लौटते समय उसने चित्रा का पीछा किया और उसके घर तक पहुंच गया। सोसाइटी के किसी पहचान वाले से उसने उसके माता पिता का पूरा विवरण निकाला और रविवार को अपने छोटे भाई के साथ उनके घर जा पहुंचा। सुंदर स्वस्थ राजकुमारों से दिखते 2 अजनबी युवकों को देखकर मनोहर लाल हैरान हो गए, किंतु हर्ष कुमार ने आदर पूर्वक नमस्ते के बाद बेझिझक कहा, मेरा नाम हर्ष है और यह मेरा छोटा भाई प्रतीक है। हमारा राजीव नगर मार्केट में ज्वेलरी का धंधा है। मैं विजयनगर सोसाइटी में मेरे परिवार के साथ रहता हूँ। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। प्लीज मना मत कीजिए, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मनोहर लाल नौजवान का हौसला देखकर चकित रह गया। उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, अरे भले आदमी, किसी के घर जाकर उनकी लड़की मांगने का यह कौन सा तरीका है? यदि तुम्हें लड़की इतनी ही पसंद है तो अपने किसी बुजुर्ग को रिश्ते की बात करने के लिए भेजा होता। हम बैठकर बात करते और एक दूसरे को जानते पहचानते। हम कोई जंगल में बैठे हैं क्या? मेरे परिवार में मैं ही बड़ा हूँ और घर के सब फैसले मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं खुद आपसे बात करने आया हूँ। फिर तो मुश्किल है, किसी समझदार और जिम्मेदार आदमी का बात करना जरूरी है। यह गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं, हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है और हम किसी अनजान को बिना जान पहचान बेटी कैसे दे देंगे?
मेरे घर से जो कोई भी आएगा वो भी आपके लिए तो अनजान ही होगा, और जो बात मैं कर रहा हूँ वो भी वही बात कहेगा। शादी मुझे करनी है तो सारी जिम्मेवारी भी मेरी ही है। लेकिन बरखुरदार, ऐसे खड़े पैर शादी ब्याह का फैसला होता है क्या? हमें सोचने का समय चाहिए। मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ। बेटी की शादी के लिए मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ शादी की हाँ कह दीजिए, बाकी सब इंतजाम हो जाएगा। लेकिन सोच लो, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ। दान दहेज के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो मिलता गया वो सब साथ की साथ बेटी की पढ़ाई और परवरिश में लगा दिया। दान दहेज मुझे चाहिए भी नहीं। आपकी बेटी ही मेरे लिए सबसे बड़ा दहेज है। आप बेटी को इन्हीं कपड़ों में भी विदा करेंगे तो मुझे स्वीकार है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको या आपकी बेटी को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। तो ठीक है, हम अगले रविवार को मिलते हैं। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन किसी को साथ लेकर लाना। मनोहर लाल युवक की हिम्मत और बातों से बहुत प्रभावित हुए और उसके विषय में विचार करने लगे। उनकी पत्नी सावित्री भी युवक का रंग रूप और कद काठी देखकर चित्रा के साथ उसकी जोड़ी की कल्पना में डूब गई। उसने कहा, चित्रा के पापा, लड़का सुंदर, स्वस्थ और कद काठी में बराबर का है। फिर उनका खुद का अच्छा कारोबार भी मार्केट में चल रहा है। ठीक कहती हो सावित्री, हमारे लिए तो गंगा खुद चलकर आई है, लेकिन पहले उसका चाल चरित्र देखना जरूरी है। पैसे वाले लड़कों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले हम उसका घर परिवार देख लें और उनसे मिलकर विचार कर लें तो बात आगे बढ़ाए। शक्ल सूरत से तो शरीफ और खानदानी लग रहा है, फिर भी अपनी तसल्ली कर लेना ठीक है। चित्रा की शादी तय हो गई। उसका ससुराल 15 मिनट उत्तर और पीहर 20 मिनट पूर्व दिशा में था। शादी से पहले ही हर्ष ने अपने पैतृक घर से कुछ दूर बड़ी सोसाइटी में एक अलग फ्लैट खरीद लिया था। सगाई के बाद तथा शादी से पहले 2 महीनों में चित्रा ने स्वयं खड़ी रहकर अपनी पसंद से फ्लैट का इंटीरियर करवाया था, और उसके माता पिता ने भी अपनी लाडली बेटी की जरूरत का सारा जरूरी सामान वहां पहुंचाकर नवविवाहित जोड़े के लिए हनीमून स्वीट की पूरी व्यवस्था करवा दी थी। पिता के घर में डोली में विदा होकर जब वह पति के साथ अपने नए फ्लैट पर पहुंची तो हर्ष के परिवार और रिश्तेदारों ने द्वार पर नव दंपति का भावभीना स्वागत किया और फूलों की खुशबू से महकते नए सुसज्जित फ्लैट में अपने रीति रिवाजों से उन्हें गृह प्रवेश करवाया। दुल्हन की मुंह दिखाई और शादी की चर्चा में ही रात हो गई थी। वे लोग नव दंपति को आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं देकर अपने घर लौट गए। दूल्हा दुल्हन के लिए आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु का भी वहां पूरा प्रबंध कर दिया गया था। सुबह नहा धोकर चित्रा पति के साथ पिता के घर पहुंची तो बहुत खुश और गुलाब की भांति खिली हुई थी। बेटी को सुखी देखकर माता पिता की भी खुशी का कोई ठिकाना ना था। भाभी, चाची, सहेलियां उसे घेर कर बैठ गई और उससे चाहे अनचाहे अनेकानेक सवाल पूछती रही। रिश्तेदारी में से आए युवक दामाद जी की आवभगत में लगे थे। पहली बार घर आए दामाद की महिलाओं ने रीति रिवाजों के अनुसार आरती उतारी और भोजन के पश्चात उन्हें सम्मान स्वरूप उपहार तथा शगुन दिया, और बेटी को विदा करने के लिए पारंपरिक गीत गाकर दामाद की कार तक उन्हें विदा करने आए। दूल्हे के परिवार में भी इकट्ठे हुए रिश्तेदारों ने अपने रीति रिवाज से उनका भरपूर स्वागत किया और उपहार दिए। बहू की मुंह दिखाई तथा देवी देवताओं के सामने विधियां पूजा आदि करते कराते रात हो गई। भोजन के पश्चात बेटा बहू को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी जीवन की मंगल कामनाओं के साथ उन्हें उनके नए आशियाने के लिए विदा करके परिवार भी गदगद हो गया। सुबह सवेरे ही कभी चित्रा की माँ और कभी उसकी ननद उनके उठने से पहले ही गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर पहुंच जाती। दोपहर और रात के भोजन के लिए उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों के अग्रिम निमंत्रण मिलते रहे। महीना भर तो उन्हें पता ही नहीं चला कि खाने पीने
और मौज मस्ती के अलावा दुनिया में कुछ और भी है। यदि किसी दिन कोई निमंत्रण नहीं मिला तो वे किसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते, और अगर रेस्टोरेंट जाने का भी मूड नहीं हुआ तो अपनी माँ का घर तो जिंदाबाद है ही, मनचाहा खाना बनवा कर खाएंगे। दामाद की खातिरदारी में सासू माँ को समय का ध्यान ही कहाँ होता है। रात के 1-2 बजे तक भी वो बेटी जवाई को उनका मनपसंद खाना खिलाकर ही भेजती थी। किचन बर्तन की साफ सफाई में 3-4 बज जाते तो भी वो खुशी खुशी सब करके सोती, चाहे ढलती उम्र के कारण अगले दिन उनकी तबीयत ही क्यों ना बिगड़ जाए, लेकिन वे बेटी के मोह में सब कुछ भूल जाती थी। एक रात वो भोर होने तक साफ सफाई में लगी रही। 4 बजे के कारण पति की डांट पड़ी, अब बस भी करो सावित्री, कुछ देर तो आराम कर लो, फिर बीमार पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। दिन भर से तो घर के कामों में उलझी रही और 11 बजे से उठकर बेटी जवाई की खातिरदारी में लगी हो। बच्चे आए हैं तो क्या उन्हें खाना ना खिलाऊं? अपनी खुद की बेटी है। कल तक तो बेटी के ससुराल चले जाने के नाम पर ही आपके आंसू न थमते थे, आज कितने दिनों बाद आई है। हाँ, मैंने कहा मना किया है कि बेटी दामाद को खाना ना खिलाओ, मगर उसे अपनी माँ का भी ध्यान तो करना चाहिए कि रात को 11 बजे बूढ़े माँ बाप खाना खाकर सो ना गए होंगे। खाना खाना है तो पहले बता दे कि वे आने वाले हैं, ताकि तुम भी पहले से तैयारी करके रख सको। लेकिन रात को अचानक आकर कहे कि खाना बनाओ तो तकलीफ ना होगी? तुम्हें तकलीफ होती होगी, मुझे तो मेरे बच्चों को खाना खिलाने में कोई तकलीफ नहीं होती। दिन भर आराम करने के सिवाय मैं और करती ही क्या हूँ? बच्चे भूखे रहे तो माँ को चैन कैसे पड़ेगा? लेकिन आधी रात को वे विजयनगर जाकर तो कभी खाने की फरमाइश नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां सब लोग 10 बजे खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा होटल 24x7 चालू ही रहता है। चित्रा के पापा, कुछ दिन की बात है, नए नए में होता ही है, थोड़े दिन में वे भी अपनी गृहस्थी में खो जाएंगे, फिर तुम उनकी सूरत देखने को भी तरसोगे। तुम्हारी बात तो सच है, घर आए बच्चे अच्छे लगते हैं, मगर उन्हें भी तुम्हारा कुछ तो ख्याल करना चाहिए। सच कहूँ, तुम्हें अकेली ही सारा काम करती देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम्हारी बेटी तो मोबाइल लेकर एक तरफ बैठ जाती है, जरा भी हाथ नहीं हिलाती, और खाना खाते ही अपने घर भागने की जल्दी लगती है। साफ सफाई कौन करेगा, इतना भी नहीं सोचती? कम से कम उसे तो तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए कि नहीं? उसने पहले कभी काम किया है जो अब करेगी? वो तो हमेशा अपनी पढ़ाई लिखाई में ही लगी रही। कोई बात नहीं चित्रा के पापा, जब तक शरीर में जान है मैं निभा रही हूँ। जब हर्ष जी की माँ की तरह मैं भी बैठ जाऊंगी तो वे अपने आप कोई रास्ता देख लेंगे। आप मेरी चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी चिंता ना करूं तो किसकी चिंता करूं सावित्री? तुम हो तो मैं हूँ, वरना तुम्हारे बिना तो मुझे कोई पानी पकड़ाने वाला भी नहीं है। चिंता मत करो, मैं भी यही हूँ और आप भी। आपके आशीर्वाद से अभी तो मैं सबको निभा सकती हूँ। अब चैन से सो जाओ, मैं भी कुछ देर लेट लेती हूँ। चित्रा का पहला प्रसव माँ के घर में ही हुआ। बच्ची को नहलाने धुलाने से लेकर खाने पिलाने तक सारा काम माँ पर ही निर्भर था। चित्रा को दूध ही नहीं उतरा था, इसलिए रात को उठकर बच्ची के लिए दूध बनाना और उसके गीले सूखे कपड़े बदलना सब माँ की ही जिम्मेवारी बन गई थी। पहले पहल तो दामाद जी भी रात को वहीं आ जाते थे। नए फ्लैट में उनका अकेले मन ना लगता था, इसलिए सबके लिए खाना बनाना और कपड़े धोना माँ ही करती रही। बच्चे बड़े होकर भी माँ की तकलीफ ना समझे तो कोई क्या करे। 2 महीने तक माँ ने दिन रात जच्चा बच्चा की खूब सेवा की। चित्रा के पापा मनोहर लाल से अपनी पत्नी की हालत देखी ना जाती थी, इसलिए खाना बनाने के लिए और दूसरे कामों के लिए उन्होंने 2 कामवाली बाई रख ली। बच्ची 6 महीने की हो गई थी। उसकी हुमक और चंचलता से नाना को बहुत खुशी होती। वे उसे गोद में लेकर झुलाते और उससे बातें करते तो वह भी उनकी बात सुनकर हुंकारे भरती।
कभी पति पत्नी अपनी नवासी को लेकर पार्क में टहलने जाते तो उन्हें जीवन भर का सुख और संतोष प्राप्त हो जाता और वे स्वयं को भाग्यशाली मानते कि ईश्वर ने उन्हें संसार का खजाना दे दिया है। वे अधिकांश समय बच्ची के साथ ही बिताते और वो भी उनके साथ रहकर बहुत खुश रहती। 6 महीने बाद चित्रा अपनी बेटी को लेकर अपने फ्लैट में आ गई। चित्रा ने मां के घर कभी काम नहीं किया था। वह चाय तक बनाना न जानती थी, क्योंकि हर्ष ने चित्रा को उसके माता पिता से मांग कर लाया था। उसे चित्रा बहुत पसंद थी और वह उससे बहुत प्यार करता था। उसे केवल चित्रा ही चाहिए थी, बाकी सब कुछ उसके पास बहुत था। हर्ष ने खाना बनाने और घर के कामों के लिए काम वाली 3-4 बाइयां रख दी। चित्रा माँ के घर में भी ऐश करती आई थी और पति के घर आकर भी उसे कोई काम नहीं करना पड़ा। किस्मत की धनी चित्रा दिन भर अपनी बच्ची के साथ खेलती और शाम को अपने पति में खो जाती। समय को जैसे पंख लग गए थे। उसकी बेटी सुरभि पेट के बल घिसट कर आगे सरकने का प्रयास करने लगी थी, किंतु तकिया अथवा ऊंची चीज सामने आने पर वो अतिरिक्त बल लगाती और पलटकर पीठ के बल गिर पड़ती। चित्रा ने बेटी को इस प्रकार पलटती देखा तो चिंता में पड़ गई। वह उसे अकेली छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। अगर वह बाथरूम भी जाती तो किसी को उसके पास बैठाकर ही जाती थी। हर्ष को दिन में समय नहीं मिलता था, इसलिए सप्ताह 15 दिन में चित्रा रात को हर्ष के साथ पिक्चर देखने जाती तो वह अपनी बेटी सुरभि को अपनी माँ के पास छोड़कर जाती, क्योंकि उसे अपनी माँ के अलावा किसी पर भरोसा नहीं था। उसकी माँ बच्ची के खाने पीने के साथ हर प्रकार से उसका ध्यान रखती थी, लेकिन मनोहर लाल को यह बात कतई पसंद न थी कि वे रोज रोज पिक्चर देखने या मटर गश्ती करने जाएं और माँ बेचारी आधी रात तक उनकी इंतजार में बैठी रहे और फिर उसका ये भी भरोसा नहीं कि आकर खाना बनाने का हुक्म भी दे दे। लेकिन माँ बेटी के मोह में बीमार होने पर भी प्यार तथा सहनशीलता के साथ उसकी प्रत्येक इच्छा पूरी करने को तत्पर रहती। लाडली बेटी तो बस अपना अधिकार समझकर किसी भी समय कोई भी हुक्म सुना देती और माँ उसे पूरा भी करती। तीसरे साल चित्रा ने एक लड़के को जन्म दिया। सारे परिवार को अपार प्रसन्नता हुई। हर्ष और चित्रा भी अपना परिवार पूरा हो जाने से बहुत खुश थे, लेकिन 2-2 बच्चों की परवरिश करना चित्रा के वश की बात तो थी नहीं। वह जब तब सुरभि को अपनी माँ के पास छोड़ आती या माँ को ही अपने फ्लैट पर बुला लेती। मनोहर लाल को सावित्री के चले जाने से बहुत तकलीफ होती, क्योंकि जब वह जाती तो जल्दी लौटकर नहीं आ पाती थी। छोटे बच्चों के लिए खाना बनाना और उन्हें खिला पिलाकर सुलाना आसान काम नहीं था। सुरभि अब चलने बोलने लगी थी। वह बहुत चंचल थी, दिन भर इधर उधर भागती रहती और अपनी तोतली जबान में बातें करती। उसकी भोली बातें सुनकर सावित्री और मनोहर लाल सब कुछ भूल जाते। वो घर में कभी टिक कर नहीं बैठती। वो घर में इधर उधर दौड़ती और पलंग या मेज कुर्सी से टकराकर चोट लग जाने पर गला फाड़ कर रोती। मनोहर लाल बच्ची को बहलाने का प्रयास करते। अगर खिलौनों के लालच में कभी बैठ भी जाती तो अपने खिलौने और किचन का सामान पूरे घर में फैला लेती। मनोहर लाल उकता कर लेट जाते तो वह उनके गाल थपथपाकर पूछती, नानू सो गए आप? बच्ची की भोली शरारत पर उनके दिल में प्यार उमड़ आता और वे उसे गोद में उठाकर चूमने लगते। कोमल हृदय पति को भावुक देखकर पास बैठी सावित्री को अपार संतोष और शांति मिलती। बच्ची चाहे कितना भी हुड़दंग मचाए, किंतु दोनों परेशान होकर भी बच्ची को प्यार से संभालते रहे। समय किसी के रोके रुकता नहीं। खट्टे मीठे अनुभवों में समय बीतता गया। सुरभि बड़ी हो गई और शादी करके अपने पति के साथ लंदन चली गई और सुरभि का छोटा भाई केतन भी पढ़ लिख कर अपने पिता के व्यवसाय में सहयोग करने लगा। चित्रा के पास अब आराम करने के अलावा कोई काम ना था। वह अकेली बोर होने लगती तो अपनी माँ के पास आ जाती और दिन भर उसके पास ही रहती। मनोहर लाल 80 और सावित्री 75 वर्ष के लगभग हो चुके थे।
अब उन्हें उनके प्रत्येक काम के लिए मदद की जरूरत होती थी। चित्रा भी 50 साल की हो गई थी, किंतु वह अभी भी अपनी मां पर ही निर्भर थी। घर में नौकर चाकर होते हुए भी वह जब तब मां के घर आ जाती। कुछ देर पिता के साथ बात करने के बाद वह मां को आदेश दे देती, मां चाय बना लो ना, मुझे भूख भी लगी है। आलू के पराठे बना लो तो मजा आ जाएगा। मां हिम्मत बटोर कर उठती और उसकी फरमाइश में जुट जाती। मनोहर लाल को बुरा लगता। वे कहते तो कुछ नहीं, बस गुस्से में उठकर पत्नी की मदद को रसोई में पहुंच जाते और चुपचाप पतीले में पानी और आलू डालकर गैस पर उबलने रख देते। सावित्री से कुछ कहते नहीं बनता था। वह पति की मनोदशा जानकर धीरे से कहती, आप यहाँ क्यों चले आए? आराम से बैठकर बेटी से बातें कीजिए, ज्यादा काम नहीं है, थोड़ी देर में सब हो जाएगा। लेकिन सावित्री, यह कोई पराठे खाने का समय है और ज्यादा ही भूख लगी थी तो खाने को कुछ साथ लेकर आती। नहीं ध्यान रहा होगा, बच्ची ही तो है, फिर माँ के पास आ रही है तो साथ कुछ लाने की क्या जरूरत है? आप बैठिए, मैं सब कर लूंगी। अभी भी बच्ची ही है तो बड़ी कब होगी? सावित्री, तुमने इसे बहुत सिर चढ़ाया है, यह अच्छी बात नहीं है। माँ बाप के लिए बेटा बेटी हमेशा बच्चे ही रहते हैं। उसे भूख लगी है तो माँ से ही कहेगी ना, किसी और को जाकर थोड़ी ही बताएगी कि उसे भूख लगी है। आप आराम से बैठिए, आपके लिए भी बना दूं पराठे? नहीं, अपनी लाडली बेटी को ही खिलाओ पराठे। वे खींचकर अपनी जगह बैठ जाते। लाडली तो आपकी ज्यादा है, खैर चाय तो पियोगे ना? हाँ, जब बना ही रही हो तो मैं भी पी लूंगा। पराठे तो आप भी खाएंगे ना पापा? चित्रा ने पूछा। नहीं, मैं पराठे नहीं खाता। पराठे खाने की मेरी उम्र दिखती है तुझे? सिर्फ उबली हुई सब्जी और फीकी चाय, सुबह शाम घूमना और दिन भर चारपाई पर पड़े रहना, यह तो अच्छी बात है। आपको अब करना भी क्या है? अगर कोई परेशानी है तो मैं आपकी केयर के लिए नौकर रखवा देती हूँ। झाड़ू पोछे के लिए तो बाई है ही, खाना बनाने के लिए भी एक बाई रखवा देती हूँ। नहीं बेटा, मुझे नौकर की जरूरत नहीं है, बस अपनी माँ का थोड़ा ध्यान रखा करो, उससे अब ज्यादा काम नहीं होता। थोड़ी देर में ही थक जाती है बेचारी। जैसे तैसे वो हमारा तो काम चला लेती है, मगर एक्स्ट्रा काम अब उसके वश का नहीं है। 3 साल बाद सुरभि अपने पति और बेटे के साथ माता पिता से मिलने आई थी। उसका 2 साल का बेटा गोल्डी बहुत ही प्यारा, गोरा चिट्टा और गोल मटोल है, लेकिन जितना ही वो प्यारा है उतना ही चंचल और वाचाल भी। किसी चीज को उसके स्थान पर रहने ही नहीं देता। घर में सजे शोपीस और फोटो फ्रेम मिनटों में अपना स्थान बदलते रहते। टीवी का रिमोट बेचारा चैनल बदलते बदलते सिसकने लगता और एसी पल में 4 डिग्री पर ठिठुरता तो दूसरे पल 30 डिग्री पर आग उगलने लगता। सोफे पर कुशन तो टिक ही नहीं पाते। फ्रिज का सामान जहां तहां किचन के प्लेटफॉर्म तथा ड्राइंग रूम में त्राही त्राही पुकारने लगता। चॉकलेट आइसक्रीम बदरंग होकर फर्श पर रेंगने लगती और गोल्डी की एक टांग कभी इस खिड़की के पास और कभी दूसरी में नजर आती। सुरभि अपनी मम्मी को लंदन की कहानियां सुनाती और उसके पतिदेव लैपटॉप पर किसी पजल में उलझे रहते, किंतु चित्रा का ध्यान गोल्डी पर ही रहता। वो कहीं गिर न जाए या उसे चोट न लग जाए। चित्रा उसकी शरारतों से खींच उठती और वह बार बार उठकर कभी फ्रिज का डोर बंद करती तो कभी टीवी का वॉल्यूम कम करती। बाहर से आने वालों को चित्रा का हमेशा साफ सुथरा सजा सजाया रहने वाला फ्लैट अजायब घर नजर आता। लेकिन कुछ दिन के लिए आई बेटी से चित्रा कुछ कह नहीं पाती। खुद ही अस्त व्यस्त घर को ठीक करने का प्रयास करती। उसे सुरभि की शरारतें याद आती तो अपनी माँ का उदास, क्लांत, परेशान किंतु सप्रयास मुस्कुराता चेहरा सामने आता। चित्रा को आज एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसके 2 बच्चों को कैसे संभाला होगा और वह कैसे किसी भी समय बच्ची को माँ के पास छोड़कर अपने पति के साथ देर रात पिक्चर देखने चली जाती थी और आकर खाने का ऑर्डर भी होटल की तरह बेझिझक दे देती थी।
उसका मन सोचकर ही ग्लानि से भर उठा। मम्मी, हम नानी से मिलकर आते हैं। दोपहर के समय सुरभि ने अपनी माँ से कहा, यस मॉम, मैं भी अपनी ग्रैंड मॉम एंड ग्रैंड पा को देखकर आऊंगा। गोल्डी ने उत्साहित होकर डाइनिंग टेबल से नीचे कूदते हुए कहा, नहीं, चिल्लाई चित्रा, नहीं बेटा, आप बड़ी नानी के घर नहीं जा सकते, वे बहुत बूढ़े और बीमार हैं। इस समय वे दवाई लेकर सोए होंगे, आप यही मेरे साथ रहो। मैं आपको बंदर भालू की अच्छी अच्छी कहानी सुनाऊंगी और गार्डन में खेलने भी ले जाऊंगी। चित्रा ने एकाएक घबराकर बौखलाहट में कहा था। सुरभि को भी एकाएक अपने गोल्डी का डाइनिंग टेबल से कूदना विचलित कर गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।